नमस्ते प्यारे और अथक प्रयासरत उमंग से भरे हुए बच्चों। तो आज का संबोधन तुम्हारे लिए अथक। अथक का मतलब बिना थके, थकना नहीं है, बिना थके। बिना थके क्या करना है? प्रयास, कोशिश, प्रयास में लगे हुए, प्रयासरत। और साथ में क्या जरूरी है? निराशा नहीं होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए उमंग, उमंग से भरे हुए। चाहे तैयारी हो चाहे नहीं हो, टेस्ट सारे देने हैं, पूरे उत्साह के साथ टेस्ट देने हैं, है ना। जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं बिना परिणाम की परवाह की कि रिजल्ट क्या आने वाला है उसकी चिंता मत करो। रिजल्ट जो आएगा आता रहेगा। तुम सारा फोकस प्रोसेस पे रखो, प्रोसेस तुम्हें सही करते जाना। जो गलतियां होती जा रही हैं उनमें उनको रिपीट नहीं करना। तो आज की डेट लगाओगे 26, लेक्चर नंबर 12। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल खत्म होने जा रहे हैं और स्टार्ट करेंगे आज गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन। तो लास्ट डेरिवेशन जो रह गया था उसको खत्म करते हैं। हेडिंग तुमने लगा लिया था, पोटेंशियल एट ए पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स r थीटा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसका डायग्राम बनाते हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें दिखाना है। थोड़ा नीचे करके बनाना डायग्राम, ऊपर की तरफ जाएगा। डाइपोल AB डिफॉल्ट से लेफ्ट हैंड साइड वाला है प्लस Q, राइट हैंड साइड वाला माइनस Q। डाइपोल का सेंटर है O। पॉइंट P को लोकेट करना है तो एंगल थीटा पर एक लाइन खींचेंगे, O को ओरिजिन मानते हुए आर्क लेंगे, आर्क डिस्टेंस का आर्क कट करेंगे, ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, पॉइंट P। यहाँ पोटेंशियल निकालना है हमको। पोटेंशियल पता करने के लिए डिस्टेंस पता होनी चाहिए उसकी। प्लस Q पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव में होगा पोटेंशियल, माइनस Q नेगेटिव के कारण नेगेटिव में होगा। तो मैं P से A को और B को जोड़ दूंगा, जोड़ दिया। हमें नहीं पता AP कितनी है, हमें पता है R, हमें पता है थीटा, और लेंथ ऑफ द डाइपोल पता है 12। अभी 12 को लिखने का तरीका तुम देखो, चेंज कर दिया मैंने। ये L ऊपर लिखा और इस L को नीचे लिखा। रीजन फॉर क्लैरिटी ऑफ डायग्राम। डायग्राम साफ साफ समझ में है उसके लिए, क्योंकि अब जो बनाने जा रहा हूं डायग्राम में एक्सटेंशन, उसमें मिक्स हो जाता अगर मैं नीचे लिखता दोनों को। ऑब्जेक्टिव ये है कि पोटेंशियल निकालना है P पर। हम जानते हैं हो जाएगा इसकी वजह से KQ अपॉन AP, इसकी वजह से माइनस KQ अपॉन BP। पर AP और BP गिवन नहीं है, AP और BP की वैल्यू हमको चाहिए। माना कि AP है R1, BP है R2। तो आगे की एक्सरसाइज R1 R2 की वैल्यू निकालने के लिए आगे की एक्सरसाइज करते हैं। मैं PO को एक्सटेंड कर देता हूं, बढ़ा देता हूं। तो PO को मैंने प्रोड्यूस कर दिया आगे तक, और उसके बाद पॉइंट A से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। परपेंडिकुलर का फुट जहां मिलता है उस पॉइंट को मार्क करता हूं N। अभी एक ट्रायंगल तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है ANP। ये जो ट्रायंगल है ANP, हम जानते हैं L तो होता है एंगस्ट्रॉम यूनिट के ऑर्डर का, और ये जो स्मॉल r है ये होता है सेंटीमीटर या मीटर के ऑर्डर में। तो ऐसे सिचुएशन में
ये पॉइंट P बहुत दूर है, इतना दूर है कि P पर बनने वाला एंगल बहुत ही छोटा होगा। अब फिजिक्स में खाली बोल दें बहुत दूर बहुत छोटा, उससे काम नहीं चलता। तो बहुत छोटा कितना छोटा, 0.25 डिग्री, चौथाई डिग्री। अगर ये 0.25 डिग्री है, ये 90 है, तो ये यहाँ A पर बनने वाला ये एंगल कितना होगा, 89.25, सॉरी 89.75। अब 89.75 और 90 आर ऑलमोस्ट सेम। तो ऐसे सिचुएशन में ट्राइंगल ANP को मैं बोलूंगा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब इसकी साइड AP जो कि R1 है वो बराबर होगी NP के जो कि R प्लस ON है। तो अब ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ON की वैल्यू निकालें। ये थीटा है, वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी होगा थीटा। तो ट्राइंगल ANO में, इस छोटे वाले ट्राइंगल में अगर मैं cos थीटा निकालता हूं तो cos थीटा होगा बेस ON अपर हाइपोटेन्यूस L, तो ON की वैल्यू आ जाएगी L cos थीटा। इसका मतलब R1 को लिख सकता हूं R प्लस L cos थीटा। ये जो हमने एक्सरसाइज की, अगर इसको मैं मेन डेरिवेशन का हिस्सा बनाता हूं तो मेन डेरिवेशन की लेंथ बढ़ जाती है अननेसेसरीली, जबकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सारी बातों को रेफरेंस साइड में डाल देते हैं, लिखते तो हैं शॉर्ट करके और रेफरेंस साइड में लिख देते हैं और वहां से सीधे यूज कर लेते हैं मेन डेरिवेशन में। तो अब तुम सीखोगे रेफरेंस साइड का सही इस्तेमाल। राइट हैंड साइड पर तुम लाइन खींचोगे और वहां पर तुम सीधे लिख सकते हो, जहां R1 आ रहा होगा R1 की जगह मैं लिख पाऊंगा R प्लस L cos थीटा, डायरेक्टली लिख सकते हो जैसे तुम्हें समझाया। पता तुम्हें होना चाहिए कैसे आया। तो R1 है R प्लस ON के बराबर, क्यों है, क्योंकि यह ANP आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, तो इसके दोनों एंगल ये 90 है, 89.75 लगभग बराबर हो गए, इसलिए बन गया। तो R1 तो मिल गया हमें R, L और थीटा की टर्म्स में, R2 भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट B से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। परपेंडिकुलर का फुट जहां मिलता है उस पॉइंट को मैं मार्क करता हूं M। अब फिर से एक ट्राइंगल मेरे सामने MBP एंड ट्राइंगल MBP इज अगेन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेम लॉजिक। तो मैं कह सकता हूं R2 जो कि PB है वो बराबर होगा PO R माइनस OM, और OM यहां इस ट्राइंगल से निकाल दो, फिर से L cos थीटा मुझे मिलता है। तो मैं यहीं पर लिख सकता हूं एंड R2 इक्वल टू R माइनस L cos थीटा। तो दोनों डिटेल को हम रेफरेंस साइड में कवर करते हैं। डायग्राम पूरा बन चुका है, आगे साइकिल चलाना तुम जानते हो। अगर स्ट्रेट बोर्ड है तब तो हम डिस्क्राइब कर देंगे 4-5 लाइन, बिना परवाह किए ग्रामर की, बिना परवाह किए अंग्रेजी सही बन रही है कि नहीं बन रही कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्क्राइब कर देंगे 4-5 लाइन, क्योंकि उसको कोई पढ़ता नहीं है चेक करते वक्त, कॉपी चेक करते वक्त। और CBSE तो हम लिखेंगे सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर। इसकी मैथमेटिक्स पे आएंगे। हियर पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पर, जो होगा पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B। स्केलर क्वांटिटी स्केलर सम यानी अलजेब्रिक सम, वेक्टर क्वांटिटी होती तो वेक्टर सम। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है KQ बाय R, वैल्यू रखी, KQ इज कॉमन, रिमेनिंग 1/R1 माइनस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव में होगा पोटेंशियल, 1/R2। वैसे तो एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास KQ टाइम्स R2 माइनस R1/R1R2। बस में एक ही परेशानी है कि R1 और R2 गिवन डेटा नहीं है, दीज आर नॉट गिवन टू अस। तो हमें इनको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ गिवन डेटा, और उसके लिए हमारे पास रेफरेंस साइड में डिटेल है।
तो वो रखेंगे इसमें, फाइनल फॉर्मेट निकालेंगे और V एट पी इक्वल टू के क्यू, प्रोडक्ट आया दोनों का a प्लस बी ए माइनस बी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर बचेगा -12 कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट करने पर। तो एक नेगेटिव साइन हमें दिखाई दे रहा है। लॉजिकली हमें पता होना चाहिए नेगेटिव क्यों आ रहा है। नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि पॉइंट P -q से पास है, +q से दूर है। तुम भी अगर नेगेटिव लोगों के पास रहोगे, तुम्हारी सराउंडिंग नेगेटिव होगी, तो तुम्हारा पोटेंशियल नेगेटिव होगा, कम हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज पास में होने की वजह से पोटेंशियल ज़्यादा है नेगेटिव में, इसलिए एक माइनस साइन आ गया, पॉजिटिव में कम है। 12 और Q इनको कंबाइन करके मैं लिखूंगा P। डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं P पर वेक्टर नहीं लगाऊंगा। KP, P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हमारे सिलेबस में सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए है डेरिवेशंस। ऑलरेडी हमने r के रिस्पेक्ट में l को नेग्लिजिबल माना है, तभी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल माना है, पहले से ही मान रखा है। तो यहां पर भी उस अजम्पशन को लगाएंगे, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बहुत छोटा होगा कंपेयर टू आर स्क्वायर, तो नेग्लेक्ट कर दोगे इसको। बट फॉर शॉर्ट डाइपोल एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन आर स्क्वायर, सो potential at point P equal to minus Kp cos theta upon r square। ये फाइनल एक्सप्रेशन जिसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, क्वेश्चंस के लिए यूज करते हैं। ये जनरल एक्सप्रेशन है किसी भी पॉइंट P पर, तो हम इससे स्पेशल केस बनाकर स्पेसिफिक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अगर ये पॉइंट एक्सिस पर हो, पॉइंट ए के लेफ्ट में, स्पेशल केस 1, पॉइंट P is situated on axis in left of A या प्लस Q, तो सीधे सीधे हम देखेंगे थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री बढ़कर, एंड cos 180 इज -1, तो ये एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा Vp इक्वल टू Kp अपॉन r स्क्वायर। जो खास बात देखने में आ रही है, फील्ड की वैल्यू भी जब हमने देखी थी कल, और जो पोटेंशियल देख रहे हैं आज, वैसे पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, पर डाइपोल की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, रिलेशनशिप चेंज हो गई। जैसे बोलते ना, एक में एक जोड़ो तो दो मिलेगा, वो तो कन्वेंशनल है, पर बोलते हैं 1 और 1 11 के बराबर होते हैं, यानी हिम्मत बढ़ जाती है, एक के साथ एक जना और आता है। तो यहाँ कुछ वैसा ही हो रहा है, पावर चेंज हो गई। सिंगल चार्ज था, जैसे ही एक चार्ज और आया डाइपोल बना, एक चार्ज और आते ही एबिलिटी बढ़ गई। तो बताओ, नॉन एक्सिस पर अगर पॉइंट है या बीच में है कहीं, तो क्या होगा? केस 2, अच्छा ये पॉइंट -q के राइट में होता तो थीटा हो जाता 0,
माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। नॉन एक्सिस पर है कहीं पर, इफ पॉइंट P is situated on equatorial line और प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन में कहीं पर भी हो, एक खास बात होगी उस पॉइंट में, जितनी डिस्टेंस प्लस क्यू से होगी उतनी डिस्टेंस माइनस क्यू से होगी। इक्वेटोरियल लाइन पर हो या इक्वेटोरियल प्लेन में हो, पॉइंट यहाँ है, जितनी दूर प्लस क्यू से उतनी दूर माइनस क्यू से। थीटा होगा 90 डिग्री और थीटा के 90 होते ही पोटेंशियल होगा 0। इसको तुमने ऑलरेडी पढ़ा है कि डाइपोल का नॉन एक्सिस इक्वेटोरियल प्लेन इक्वी पोटेंशियल होता है, उस पर पूरे पर पोटेंशियल 0 होता है। तो इसी के साथ यहाँ पे कहानी खत्म। हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन। अभी तक जो क्वांटिटीज तुमने सीखी वो था चार्ज, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। 5 क्वांटिटी से तुम फैमिलियर हुए। उनमें इंटर रिलेशंस तुमने देखे कि E इक्वल टू होता है माइनस dv बाई डी आर, या V होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में भी रिलेशन है, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, जो तुमने 11 में भी पढ़ा था। अब हम नई क्वांटिटी, छठी क्वांटिटी पढ़ रहे हैं और वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको पढ़ेंगे तो फिर गॉस लॉ समझ में आएगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक बात बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है जब किसी पिक्चर में या सीरियल में हीरो बहुत पिटने के बाद विलेन को मारता है और उसे हरा देता है, या सिंगल शॉट में एक बार में ही विलेन को धराशायी कर देता है? कब अच्छा ज़्यादा लगता है? सिंगल अटेम्प्ट। एक मच्छर तुम्हें परेशान कर रहा है, तुमने कभी यहां पे मारा, कभी यहां पे, कभी पैर पे, कभी, वो बेटर है या वो मच्छर जो परेशान कर रहा है सिंगल अटेम्प्ट में तुमने बस एक बार पकड़ के खत्म किया? तो वो जो हमारी फीलिंग है उसको हमें पढ़ाई में भी लगाना है। कैसे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं तो जितने भी तरह के फ्लक्स होते हैं एक बार में क्लियर। खाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है सिलेबस में, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ल्यूमिनस फ्लक्स है, लाइट का फ्लक्स, और संभावना हो सकती है ग्रेविटेशनल फ्लक्स की। तो सिंगल शॉट में फ्लक्स होता क्या है वो पूरा हमेशा हमेशा के लिए क्लियर माइंड में पिक्चर। तो पढ़ाई में हमें लिंक करके ये कोशिश करनी है। तो फ्लक्स का मतलब क्या है? अच्छा, फ्लक्स के और भी कई मतलब हैं, वो सारे भी सिंगल शॉट में क्लियर। केमिस्ट्री में भी फ्लक्स है, केमिस्ट्री का फ्लक्स भी क्लियर कर लेते हैं। पढ़ा तुमने केमिस्ट्री में फ्लक्स? फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है? हिंदी में कहते हैं गालक, गलाने वाला, जो चीजों को आसानी से गला देता है। सोल्डरिंग करते हुए तुमने किसी को देखा, सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग कर रहा है, उसके पास एक छोटी सी डिब्बी पड़ी होती है पीले से रंग की, वो कुछ उसमें से मटेरियल निकालता है, सोल्डर पे लगाता है, फिर सोल्डरिंग करता है, वहाँ कुछ धुआं सा निकलता है। अगर तुमने वेल्डिंग होते हुए देखा तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को गौर से देखो, वेल्डिंग कैसे होती है? मेटल को पिघलाते हैं, पिघलाकर मेटल से मेटल का जॉइंट बनाते हैं। तो वो इलेक्ट्रोड में भी लोहा होता है, वो लोहा पिघलता है और जब जो दो चीजें जोड़ते हैं, जैसे जिस बेंच पे तुम बैठे हो इसमें जहां वेल्डिंग हो रखी है तो उस जॉइंट को फिल किया गया है लोहे से। पर अगर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड ध्यान से देखोगे तो लोहे के अलावा उस पर बाहर कोटिंग है बहुत सारी, कुछ पाउडर कोटेड होता है,
ऐसे जहाँ वेल्डिंग होती है वो छोड़ देते हैं रॉड, बाद में जरा सी बच जाता टुकड़ा, ध्यान से देखो कोटिंग होती है, या नई रॉड को देखो कोटिंग है उसको, वो जो पाउडर कोटेड है उसको कहते हैं फ्लक्स, उसको भी कहते हैं फ्लक्स। केमिस्ट्री का क्वेश्चन, क्यों, क्या रोल है उसका? एक तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कम करता है, या हम सोल्डरिंग वाले फ्लक्स की बात करें तो वो सोल्डर वाला जो फ्लक्स है वो मेल्टिंग पॉइंट कम करता है, सरफेस को क्लीन करता है, और फ्रेश जॉइंट जो नया नया अभी जोड़ हमने बनाया है, अगर ऑक्सीजन उससे जाके रिएक्ट करे तो वो जॉइंट खराब हो सकता है, कमजोर पड़ सकता है। तो फ्लक्स वहां पर एक धुआं सा या गैसेस बना देता है जिससे कि फ्रेश जॉइंट को ऑक्सीजन जाकर रिएक्ट करके खराब ना कर सके, यानी फ्रेश जॉइंट को बचाता है फ्लक्स। तो कई रोल है फ्लक्स के। तो ये तो कौन से फ्लक्स की बात हुई? केमिस्ट्री वाले फ्लक्स। फिजिक्स में फ्लक्स पे आते हैं तो टर्म तो वही है, स्पेलिंग भी वही है, मतलब बदल गया। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें देन इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस। तुम्हें समझना है इक्वल नहीं है ये, इट इज प्रोपोर्शनल। कई जगह किताबों में लिखा था इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया, तो इक्वल नहीं है, इट इज ओनली प्रोपोर्शनल। क्योंकि फील्ड लाइन में जो क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं, हमारी मर्जी है, 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, उससे तुम 4 लाइन भी निकलते हुए दिखा सकते हो, तुम 8 लाइन भी निकलते हुए दिखा सकते हो, इट इज अप टू यू। तो अगर लाइन को गिनेंगे 8 लाइन दिखा दी तो फ्लक्स ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो इट इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, इक्वल टू नहीं। ऐसे ही लाइट में ल्यूमिनस फ्लक्स, क्या तुमने प्रकाश की किरणों को महसूस किया है? रेज ऑफ लाइट, जैसे ये जो लाइट सोर्स है इसमें किरणें नहीं दिख रही हैं, रेज आर नॉट विजिबल, बट इमेजिन अंधेरी रात में कहीं दूर कोई दिया या बल्ब जल रहा है, बाकी सब जगह अंधेरा है, तुम जा रहे हो किसी अंधेरी सड़क पर ट्रेन में बैठकर या बस में बैठकर, और फिर कोई दूर लाइट सोर्स होता है तो तुम्हें उससे निकलने वाली एक एक लाइन नजर आती, लाइट रेज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वैसे ही लाइट की लाइंस। लाइट की लाइंस को हम देख सकते हैं डायरेक्टली, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डायरेक्टली नहीं देख सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वो होती नहीं है, होती है। भगवान को नहीं देख सकते इसका मतलब नहीं कि भगवान होता नहीं है, भगवान होता है, देख नहीं सकते। उसके जो कार्यकलाप हैं उनसे हम उनको महसूस कर सकते हैं कि हाँ कोई तो है जो ये सब कुछ मैनेज कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी देख नहीं सकते, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी देख नहीं सकते, हम उनको फील कर सकते हैं दूसरे फॉर्मेट में। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लोहे के बुरादे की मदद से, और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी हम फील कर सकते हैं। तो ये जो फील्ड लाइंस है इनसे रिलेटेड क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स और लाइट का ल्यूमिनस फ्लक्स। तो सिंगल शॉट में सारी डेफिनेशन तैयार हो जाती हैं। वो लाइंस जो कि गिवन एरिया, नॉट यूनिट एरिया, गिवन एरिया के परपेंडिकुलर जा रही हैं, तो वो लाइंस किसके प्रोपोर्शनल होगी? फ्लक्स। इमेजिन करो मेरे पास एक खाली फ्रेम है, सपोज दिस इज फ्रेम, बीच में से खाली बस बाउंड्री है, उसका वो हटा दो, बल्ली हटा दो उसकी, वो हटाओ, हाथ हटाओ उसकी, अपने आसपास देख लिया करो, जो भी बल्ली लगा के तैयार हो रहे हो हटा दिया करो। तो ये बाउंड्री है, ये नदी बह रही है, मैंने इसको फ्रेम को ऐसे डाला सीधे पानी में, तो मैक्सिमम वाटर इसमें से होकर जा रहा है, इस टैंक पर एसोसिएटेड वाटर मैक्सिमम है, और इसको अगर ऐसे कर दिया तो इसमें से जाने वाला पानी 0 है। तो हमें एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, अभी वेक्टर एरिया डायरेक्शन ऑफ फ्लो के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे कि थीटा 90 हो तो 0 हो जाए, और थीटा 0 हो तो मैक्सिमम हो जाए।
यानी cos थीटा, थीटा 90 होने पर cos 90 0 और 0 होने पर मैक्सिमम। तो यहाँ फ्लक्स में cos थीटा आ जाता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स SI यूनिट, 2 नंबर, स्टेट बोर्ड में भी आता है, CBSE में भी आता है। डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट इट्स SI यूनिट, बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी से आता है, बार बार आता है, तो एकदम क्लियर होना चाहिए हमको। आज के लेक्चर में अगर तुमने ये सीख लिया खाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो तुम्हारा ये जो सवा घंटा है वो सफल हो गया। तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी हमें लिखनी है, इसका सिंबल बनाओगे 5। डिफरेंशिएट करने के लिए सबस्क्रिप्ट में ई लगा दिए। माइंड में पिक्चर क्लियर कर लो, वो दूर जो बल्ब जल रहा है जिससे रोशनी की किरणें निकल रही हैं, कितनी किरणें 90 डिग्री एंगल पर जाएंगी गिवन एरिया के, कोई एरिया इमेजिन करो, जितनी किरणें 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जाएंगे, नॉर्मली जाएंगे। अब मान लो 90 डिग्री पर नहीं जा रही है तो कंपोनेंट ले लेंगे जो 90 डिग्री पर जा रहा है, इसलिए cos थीटा आ जाएगा। तो जितनी किरणें 90 डिग्री पर जा रही हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं फ्लक्स के, जितनी ज्यादा जाएंगे फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। तो तुम लिख सकते हो इट इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ electric field lines, it is proportional to the total number of electric field lines passing perpendicular to given area। दो जगह गलती होती है तुमसे, पहला तो प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल कर देते हो, तो वो ध्यान रखना है, प्रोपोर्शनल को अंडरलाइन कर दो। और दूसरी गलती होती है गिवन एरिया को तुम कर देते हो यूनिट एरिया, तो गिवन को भी अंडरलाइन कर दो, क्योंकि जैसे यूनिट एरिया करोगे ये फिर फ्लक्स नहीं रहेगा, फील्ड बन जाएगा, ये इंटेंसिटी बन जाएगी। तो इंटेंसिटी होती है फील्ड। ये जो तुमने डेफिनेशन लिखी ये एक एस्पेक्ट है डेफिनेशन का। अब हम मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखना सीखेंगे। अगर मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं फॉर्मूला फॉर्मेट में तो फाई आता है E डॉट ए। तो अगर मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाना चाहता हूं तो मैं कह सकता हूं इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद वेक्टर एरिया। तो तुम कंटिन्यू करोगे, आल्सो इट इज गिवन एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ electric field with vector area, scalar product of electric field with vector area, that is phi equal to E dot A। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी सरफेस के लिए फील्ड और एरिया के बीच एंगल सेम रहता है, और कई बार ऐसा होता है कि एंगल चेंज हो रहा होता है क्योंकि ई और ए की डायरेक्शन बदल जाती है। तो जब डायरेक्शन बदल जाती है, जैसे तुम्हें याद हो वर्क कैलकुलेट करते थे, अगर फोर्स कांस्टेंट है तब तो F डॉट एस, और अगर फोर्स बदल जाता था तो स्मॉल एलिमेंट के लिए हम कंसिडर करते थे कांस्टेंट फोर्स। वैसे ही यहां पर भी होता है। तो यहां पर भी एक और फॉर्मेट फॉर्मूले का हमारे काम आता है, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे वहां था F डॉट डी एस, यहां हो जाएगा E डॉट डी। समेशन फॉर्मेशन में भी लिख सकते, समेशन नोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो फाई होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी। ये हमेशा किसी क्लोज सरफेस के लिए डिफाइंड होता है। तो क्लोज सरफेस के लिए डिफाइंड होता है तो इंटीग्रेशन कौन सा वाला आ गया, डेफिनेट इंटीग्रल अलोंग ए क्लोज सरफेस। तो इस सर्कल बन गया। एक डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं, सारी फाइन डिटेल को तुम समझोगे फ्लक्स से रिलेटेड। ये एक प्लेन है जो तिरछा ऐसे पकड़ा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और इससे होकर जो फील्ड लाइंस
जा रही हैं, वो हॉरिजॉन्टली जा रही हैं, सपोज इसको काटते हुए, तो जो एंगल है उनके बीच वो है थीटा। हमें वो फील्ड लाइन चाहिए जो परपेंडिकुलर जा रही है। तो या तो तुम ए कैप का कंपोनेंट ई की डायरेक्शन में लोगे, ए कॉस थीटा, या फिर ई का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में, या तो ए कॉस थीटा या तो ई कॉस थीटा। तो उससे बन जाता है ई ए कॉस थीटा। ऐसा यूनिट निकालनी है हमको। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर तुमने नापा वोल्ट पर मीटर में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो ऐसा यूनिट क्या बनी? वोल्ट मीटर। जब भी दो यूनिट को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो बीच में लगाते हैं छोटा सा डैश, उसको बोलते हैं हाइफन, वोल्ट इनटू मीटर। अगर मैं इसको ऐसा लिख देता, छोटा एम बड़ा वी, तो ये बन जाता मिली वोल्ट, अर्थ बदल जाता। हाँ, अगर मैं इसको ऐसा लिखता, छोटा एम हाइफन बड़ा वी, तो ये और ये सेम होते हैं। अब इसको पढ़ते हैं मीटर वोल्ट, मीटर वोल्ट बोलो या वोल्ट मीटर बोलो, बात एक ही। तो लिखने के तरीके में अंतर आने से अर्थ बदल जाता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को नापता हूं न्यूटन पर कूलम में, तो न्यूटन पर कूलम में नापा, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट इंटू मीटर को न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी लिखा जा सकता है। बोथ आर सिमिलर। फिर तुम जानते हो W इक्वल टू एफ इंटू एस। W जूल, वो आपको नापते हैं जूल में, F न्यूटन, S मीटर। न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी लिख सकते हैं। इसमें से न्यूटन मीटर को अलग किया मैंने, उसको मैं लिख सकता हूं जूल। तो अब कंपटीशन में क्वेश्चन बना देते हैं, चार ऑप्शन देते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी जो होगा वही आंसर बन जाएगा, जो डिफरेंट होगा इससे। तो तुम्हें यूनिट्स को एनालाइज करना आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो फ्लक्स से रिलेटेड है, अगर कोई क्लोज सरफेस है, ये एनक्लोजर नहीं है, हालांकि सरफेस है, जो रेक्टेंगुलर एरिया नजर आ रहा है ये एक सरफेस है, फ्लक्स इसको क्रॉस करके जा रहा है। तो एक तो होता है फ्लक्स क्रॉसिंग और एक होता है फ्लक्स एसोसिएटेड। कोई डब्बा है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, नेगेटिव रखा है तो फील्ड लाइंस अंदर आएंगी। तो वो एक एनक्लोजर है और उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स भी हम डिफाइन करते हैं। तो किसी क्लोज सरफेस यानी एनक्लोजर, डिफरेंस समझ लो, एक चादर है, मैंने कपड़े सुखाने वाले तार पर सुखा दी, पिन से लटका रखी है फ्लैट, तो ये 2D है कि 3D है? 2D है, एक सरफेस है। उस चादर को ओढ़कर बैठ गया मैं, अब 3D। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये सरफेस और एनक्लोजर में। तो अगर किसी एनक्लोजर के अंदर कुछ चार्ज इनबिल्ट है, अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स आउटगोइंग होगा, अगर वो नेगेटिव तो फ्लक्स इनकमिंग होगा। तो नेट फ्लक्स के लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्टली, फाई नेट, वो माना जाएगा आउटगोइंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स। किसी एक को पॉजिटिव साइन दे दो, किसी एक को नेगेटिव। तो जैसे ही यहाँ नेट फ्लक्स हम कैलकुलेट करते हैं, कुछ लाइंस बाहर जा रही है, कुछ अंदर आ रही है,
ज्यादा लाइंस अगर बाहर जा रही है तो ये पॉजिटिव आएगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि उस एनक्लोजर के अंदर नेट चार्ज है पॉजिटिव। ज्यादा लाइंस अंदर आ रही हैं तो ये नेगेटिव आएगा, फाई इनकमिंग बड़ा होगा, और ये नेगेटिव आएगा तो रिप्रेजेंट करेगा कि नेट चार्ज इनसाइड द एनक्लोजर इज नेगेटिव। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनाते हैं घुमाकर, तुमसे पूछते हैं फाई नेट इज 0, नेट फ्लक्स इज 0, कैन यू कंक्लूड दैट, क्या तुम ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि उस एनक्लोजर के अंदर कोई चार्ज नहीं है? तो तुम समझ गए, इसका जवाब है नहीं। वी कांट कंक्लूड दैट देयर इज नो चार्ज, देयर मे बी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव हो, तो लाइंस जितनी बाहर जाएंगी उतनी अंदर जाएंगी। इस फ्लक्स को रिलेट किया चार्ज के साथ साइंटिस्ट गॉस ने, गॉस कह सकते हो, गाउस कह सकते हो, दोनों से। तो गॉस ने रिलेट किया चार्ज को फ्लक्स के साथ और एक थ्योरम दी, या एक लॉ दिया, या एक रूल दिया। एग्जाम में गॉस रूल आए तो भी वही लिखना है, गॉस थ्योरम आए तो भी वही, और गॉस लॉ आए तो भी वही लिखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, हेडिंग इज गॉसेस लॉ। किताबों में गलत लिखा रहता है, अंग्रेजी के रूल ये कहते हैं कि अगर 2 एस ऑलरेडी आ गए और तुम्हें अपोस्ट्रोफियस लगाना है तो तीसरा एस नहीं आएगा। तो अगर तुम्हें गॉसेस लिखना है तो सही तरीका ये है, जैसे हम लिखते हैं लेंजेस लॉ, LENZ अपोस्ट्रोफियस एस, तो वहां तो एक ही एस है, यहां 2 एस पहले आ गए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली आना ही आना है। एप्लीकेशन के साथ आया तो 3 नंबर में, विदाउट एप्लीकेशन आया तो 1 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में भी आता है। गॉस लॉ, एप्लीकेशन एंड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के साथ डेरिवेशन भी आ गया, न्यूमेरिकल भी आ गया, कंसेप्चुअल या ये स्टेटमेंट आ गया, डेफिनेशन आ गई। तो कितने लोग स्टेटमेंट जानते हैं इसका? बोलो। प्रोपोर्शनल वहां था, यहां पर तो इक्वल है, ठीक है। और चार्ज नहीं, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर तुम्हें याद है, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो जब मर्जी तुम ये स्टेटमेंट बना सकते हो। तो तुम लिखोगे अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू इट के लिए हम शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं ATI, अकॉर्डिंग टू इट, comma, the net electric flux emerging from a closed surface, is equal to 1 upon epsilon 0 times, is equal to 1 upon epsilon 0 times the total charge, ऐसे लिखते हैं लैंग्वेज में, 1 upon epsilon 0 times the total charge enclosed in that surface, जो कि उस सरफेस में बंद है। मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज I dot E dot phi सबस्क्रिप्ट नेट इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज को सिग्मा क्यू से भी दिखा सकते हैं और क्यू सबस्क्रिप्ट इनसाइड भी लिखकर दिखा सकते हैं, या सिंपली क्यू सबस्क्रिप्ट इन लिख सकते हैं अपॉन एप्सिलॉन 0। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है गॉस लॉ का, जिसका एक और फॉर्मेट है। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, प्रोडक्ट ऑफ 4 पाई स्मॉल k टाइम्स सिग्मा क्यू, तो देखा जाए इसका मतलब भी सेम है। जैसे मैं स्मॉल k की वैल्यू रखता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 4 पाई कट जाता है और बचता है 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी ये आ जाता है
तो दोनों मोड में एक्सप्रेस किया जा सकता है गॉस लॉ। जैसे गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, वैसे गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में। डिफरेंस स्टेटमेंट में जो आधा है, मतलब अगर इसको समझ गए तो उसको तुम स्टेट कर सकते हो। ऐसे गॉस लॉ ग्रेविटेशन में भी वैलिड है, पर वहां हम काम में नहीं लेते इसको। अगर मैग्नेटिज्म में स्टेटमेंट बनाना है तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में बेसिक डिफरेंस है कि सिंगल पॉजिटिव या सिंगल नेगेटिव चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, मोनोपोल्स एग्जिस्ट। पॉजिटिव अकेला हो सकता है, नेगेटिव अकेला हो सकता है। जबकि मैग्नेट्स में या मैग्नेटिज्म में नॉर्थ और साउथ सेपरेबल नहीं है। जहां नॉर्थ होगा वहां साउथ होगा ही होगा। तो नॉर्थ की वजह से जितनी लाइंस बाहर जाएंगी, साउथ की वजह से उतनी लाइंस अंदर आएंगी। तो हमेशा सिग्मा क्यू वहां के लिए जीरो ही होने वाला है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, जितने पॉजिटिव पोल्स उतने नेगेटिव पोल्स। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म बहुत ही आसान हो जाता है स्टेट करना। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट, सिमेट्री से हम बना सकते हैं। जितने भी लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, इनकी कुछ शर्तें होती हैं, कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी। जैसे ओम्स लॉ की बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्या ओम्स लॉ यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल है? तो जवाब है नहीं, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। उसकी कंडीशंस है एप्लीकेबल होने की, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी रिमेन सेम, तब वो लागू होता है। क्योंकि ओम्स लॉ कहता है रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो ओम्स लॉ यूनिवर्सल नहीं है। तो यहां गॉस लॉ के भी एप्लीकेबल होने के लिए सर्टेन कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस क्या हैं? 6 पॉइंट दिए हुए एनसीईआरटी में, तो तुम नोट लगाओ। प्रिपेयर 6 पॉइंट्स फर्स्ट सेकंड ऐसे मार्क करके लाइन से 6 पॉइंट है। प्रिपेयर 6 पॉइंट्स गिवन इन एनसीईआरटी। Prepare 6 points given in NCERT regarding Gauss law. ये 6 के 6 पॉइंट में तुम्हें समझा रहा हूं गॉस लॉ को लगाने के दौरान, मतलब लिखवा नहीं रहा अलग से। तुम्हें अलग से अगर सेपरेट चाहिए तो तुम एनसीईआरटी से देख सकते हो। जैसे पहला पॉइंट तो ये है, अच्छा जो गॉस लॉ है ऐसा का ऐसा हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में एम्पियर्स लॉ, फिर से सिमेट्री। जो इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ की है, वो इंपॉर्टेंस गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म की नहीं है, क्योंकि वो तो सीधे क्या रिजल्ट दे रहा है? जीरो। तो वहां उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उसकी बजाय एक दूसरा लॉ है एम्पियर्स लॉ, उसकी उतनी इंपॉर्टेंस है, उसको हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। तो गॉस लॉ अगर तुम्हें लगाना है तो सबसे पहले तो तुम्हें क्लोज सरफेस चाहिए, उसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। तब हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 6 के 6 पॉइंट में तुम्हें एग्जांपल में एम्बेडेड करके समझा रहा हूं। ये कोई चार्ज है 2 माइक्रो कूलम, यहां एक और चार्ज पड़ा है -1 माइक्रो कूलम, बना लो। यहां पर भी पड़ा है -1 माइक्रो कूलम, यहां कहीं पड़ा है 5 माइक्रो कूलम। तो ये कुछ चार्जेस है। ये एक सरफेस है S1, ये दूसरी सरफेस है S2, क्लोज सरफेस, एनक्लोजर, डब्बा। ये तीसरी है S3,
तुमसे कहते हैं गॉस लॉ लगाओ और बताओ फाई S1 कितना होगा। तो हम गॉस लॉ लगाते हैं, सिग्मा क्यू देखते हैं, S1 के अंदर जो चार्ज है खाली उसे लेंगे, 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन 0, उसकी वैल्यू लिखते हैं अगर 8.85 × 10⁻12। बोर्ड में अगर कैलकुलेशन तुम्हें लगता है इजी है तो रिजल्ट निकाल के लिखना है, मुश्किल है तो तुम कांस्टेंट की टर्म्स में छोड़ सकते हो, पाई की टर्म्स में, एप्सिलॉन 0 की टर्म्स में छोड़ी जा सकती है। इट डिपेंड्स, क्या लगता है तुमको ये आसान है मुश्किल है? मुश्किल होती है तो भी आसान बनाने का कोई ना कोई तरीका होता है। हाँ, बहुत मुश्किल होती है तब छोड़ देते हैं। सिर्फ मुश्किल है तो आसान बनाने का तरीका ढूंढेंगे, और बहुत मुश्किल है तो छोड़ देंगे। तुम जानते हो स्मॉल के जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वो होता है 9 × 10⁹, जानते सब लोग। तो अगर यहां से मुझे 1/ε0 निकालना पड़े तो मैं लिख सकता हूं 4 पाई × 9 × 10⁹। सही है क्या या गड़बड़ है? सही है। सो 1/ε0 इज दिस मच। 4 पाई सब जानते हैं 12.56, नहीं जानते हो तो जान लो। तुम्हें पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब आना चाहिए। पाई 3.14 तो 2 पाई क्या हो गया 6.28, और 6.28 का डबल 28, 28, 56, 6 12, 12.56 इंटू 9 × 10⁻⁹। 9 का टेबल आता है, मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54, 4 बचा 5, 9 5 जा 45, 0, 9 2 जा 18, 18 में 5 जोड़ो, 9 1 जा 9, 2 जोड़ो, 1 और 2, 113.04 × 10⁻⁹। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो 1.13, बाकी सबको छोड़ो, × 10⁻11। वैसे देखने में कैलकुलेशन मुश्किल लग रही थी, अभी मुझे 1/ε0 की वैल्यू पता है। जैसे तुमने रट लिया 1/e 6.25 × 10⁻18, नहीं रटा तो क्वेश्चंस इतने करो कि उसमें बार बार काम आ रहा है, अपने आप रट जाए। न्यूमेरिकल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करो तो 1/ε0 की वैल्यू निकालना आसान है। आसान है तो हम इसको इस फॉर्मेट में नहीं छोड़ेंगे। 2 × 10⁻⁶ को मल्टीप्लाई करना है 1/ε0 से, जो है 1.13 × 10⁻11। हो गया काम। इसका डबल 13 का 26, 1 का 2, 2.26 × 10⁻5 बचा, क्योंकि 6 कम हो गया। यूनिट तुम्हारी मर्जी, वोल्ट मीटर लिखो या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतनी आसान है कैलकुलेशन, प्रोवाइडेड तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होता है। इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो मुश्किल है, कौन कैलकुलेट करे कितना भारी। और तुम देखो इसमें कुछ भी नहीं है। तो फाई S1 इतना आ गया, फाई S2 निकालो। फाई S2 कितना? -1 10⁻⁶ अपॉन ε0, यानी -1.13 डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 वोल्ट मीटर।
5s3 कौन बताएगा? 0, बिकॉज ये जो 5 माइक्रोकूलम है बाहर है, तो इसकी वजह से जितनी लाइन एंटर करेंगी उतनी इससे एग्जिट भी करेंगी। एंटर कर रही है जितनी उतनी एग्जिट कर रही है, तो 5 नेट 0 होगा इसकी वजह से, क्योंकि 5 नेट होता है 5 इनकमिंग 5 आउटगोइंग माइनस 5 इनकमिंग, तो इसका कोई रोल नहीं है। तो जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है उन 6 पॉइंट में, वो ये लिखा है कि एक क्लोज सरफेस चाहिए तुमको। फिर तुम ये जज करो कि जो चार्जेस हैं वो कितने हैं जो अंदर हैं, जो बाहर है उनकी परवाह मत करो, क्योंकि बाहर वाले चार्ज फ्लक्स क्रिएट करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। तो चार्ज एनक्लोज। अब इसमें कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब अगली स्टेप पे ले जा रहा हूं मैं तुमको। एक और सरफेस है S, और वो कुछ इस तरह से है। सरफेस S, और अगर तुमसे पूछें अब बताओ 5s कितना होगा, तो क्या कहते हो? इसके बारे में तो तुम श्योर हो कि -1 माइक्रोकूलम उसके अंदर है, पर ये तो बाउंड्री लाइन पर बैठा हुआ है 5 माइक्रोकूलम। एक आदमी डोली के ऊपर बैठा हुआ है, डोली नहीं, बाउंड्री वॉल, वो डोली नहीं, दुल्हन वाली डोली नहीं, बाउंड्री वॉल पे बैठा हुआ है। अगर वो अंदर की तरफ कूदा घर के अंदर तो चोर, और बाहर कूद गया तो फिर हम ज्यादा परेशानी नहीं लेंगे। तो ये बाउंड्री लाइन पर है, तो हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते इसको अंदर मानेंगे या फिर बाहर। तो हमने एक रूल बना दिया कि जो भी गॉसियन सरफेस लेंगे वो गॉसियन सरफेस कभी किसी डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज से होकर नहीं जा सकती। यानी ये गॉसियन सरफेस को इनवैलिड कर दिया हमने, दिस गॉसियन सरफेस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि इसमें समस्या क्या आ रही है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है, वी कांट डिफाइन इसको अंदर माने या फिर बाहर। तो एक पॉइंट ये हो गया गॉस लॉ में कि डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज को काटते हुए गॉसियन सरफेस नहीं जाएगी। हालांकि अगर ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। मैंने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन की, एक सिलेंडर जो इसको काट रहा है लाइक दिस, यहां कट कर रहे हैं, यहां कट कर रहे हैं, सिलेंडर की लेंथ है L। तो ऐसी गॉसियन सरफेस में मान सकता हूं, क्योंकि अभी मुझे अगर सिग्मा क्यू निकालना है, क्यू इनसाइड निकालना है, तो क्यू इनसाइड कितना होगा? जितना चार्ज लेंथ L पर आए। यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, तो L लेंथ में चार्ज है लैम्डा इंटू L। तो सिग्मा क्यू निकालना यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान है। इसका मतलब गॉसियन सरफेस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कट कर सकती है, पर डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज को कट नहीं कर सकती। फिर स्टार मार्क करके लिखोगे गॉस लॉ इज वैलिड, Gauss law is valid only for those vector fields, only for those vector fields, सिर्फ उन्हीं वेक्टर फील्ड्स के लिए वैलिड है, कॉमा which obey inverse square relationship, जो इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं, सिर्फ उन्हीं वेक्टर फील्ड्स के लिए गॉस लॉ वैलिड है, which obey inverse square relationship। इसमें दो चीजें आई, एक तो आया वेक्टर फील्ड, तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए वेक्टर फील्ड क्या होता है, स्केलर फील्ड क्या होता है। कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ वेक्टर फील्ड एंड स्केलर फील्ड? जैसे तुम जानते हो कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तुम जानते हो नॉन कंजर्वेटिव कौन से हैं? फ्रिक्शन है,
विस्कस ड्रैग है, नॉन कंजर्वेटिव। मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन कंजर्वेटिव, तो मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव। तो ऐसे क्या तुम बता सकते हो वेक्टर फील्ड कौन कौन से और स्केलर फील्ड कौन कौन से? वेक्टर फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इज आल्सो वेक्टर फील्ड, एंड स्केलर फील्ड प्रेशर फील्ड। एटमॉस्फेयर में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रेशर है, प्रेशर में डिफरेंस है, तो उससे बनता है प्रेशर फील्ड। टेम्परेचर फील्ड, जहां एसी है वहां ठंडक ज्यादा है, उसके आसपास जैसे जैसे दूर जाएंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट सेट होगा, तो इस पूरे रूम में बना हुआ एक टेम्परेचर फील्ड। तुमने मूवी देखी प्रीडेटर या ऐसी कोई पिक्चर जिसमें थर्मल इमेजिंग है? थर्मल इमेजिंग मतलब इमेज बनती है, थर्मल इमेज बनती है। अंधेरे में किसी को देखना है तो हम यूज करते हैं नाइट विजन डिवाइसेस। नाइट विजन डिवाइसेस में हम यूज करते हैं इंफ्रारेड। तो डायरेक्टली हम नहीं देख सकते, हम देखते हैं स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से। तो क्या बनती है उसकी थर्मल इमेज, रेड रेड या ग्रीन ग्रीन इमेज जो दिखाते हैं। तो हमारी बॉडी के आसपास भी एक टेम्परेचर फील्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है बॉडी के आसपास, टेम्परेचर फील्ड भी होगा। बोलते हैं ना आदमी जब तक जिंदा है शरीर गर्म, आदमी मर गया तो शरीर ठंडा पड़ जाए। तो टेम्परेचर फील्ड, प्रेशर फील्ड और स्केलर फील्ड्स, उनके लिए हम गॉस लॉ नहीं लगा सकते, सिर्फ वेक्टर फील्ड्स के लिए लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, वो भी कंडीशन है कब, प्रोवाइडेड दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप। तो हमें पता है E प्रोपोर्शनल 1/r², E सबस्क्रिप्ट G ग्रेविटेशनल फील्ड आल्सो प्रोपोर्शनल 1/r², एंड B मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इन तीनों के लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल है। तो तुमसे सवाल पूछा जाता है, किस तरह का सवाल पूछते बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, एक बार में तैयार हो जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं। इफ कूलम्स लॉ इन्वॉल्व इनवर्स क्यूब रिलेशनशिप इंस्टेड ऑफ इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप, अगर ऐसा होता, वुड गॉस लॉ स्टिल होल्ड गुड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? हमारा जवाब है नहीं, गॉस लॉ इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि गॉस लॉ सिर्फ उनके लिए वैलिड है जो इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। इनवर्स क्यूब आते ही इनवैलिड हो जाएगा गॉस लॉ। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू एग्जिस्ट, अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते होते, अस्तित्व रखते होते, तो बताओ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म का स्टेटमेंट कैसे चेंज हो जाता है? अभी तो क्या है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। अगर मैग्नेटिक मोनोपोल होते होते तो यह स्टेटमेंट क्या होता? जो रोल चार्ज प्ले करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो रोल मैग्नेटिज्म में प्ले करता है पोल स्ट्रेंथ, उसको दिखाते हैं QM से। तो अंतर क्या पड़ता? जो रोल परमिटिविटी प्ले करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो रोल मैग्नेटिज्म में परमेबिलिटी प्ले करती है, म्यू परमेबिलिटी। जहां जहां परमिटिविटी न्यूमरेटर में आती है वहां परमेबिलिटी डिनोमिनेटर में, एंड वाइस वर्सा। तो अगर ये डिनोमिनेटर में आ रही है तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या बनता? 5b मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाता? सिग्मा QM। अब वो जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसकी जगह तो न्यूमरेटर में आएगा, यानी μ0 टाइम्स, तो ये हो जाता μ0 टाइम्स सिग्मा QM। इस तरह से सिमेट्री से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और वर वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वर वाले क्वेश्चन मतलब अंग्रेजी में चलते हैं। अंग्रेजी में जहां पर भी तुमको इमेजिन करने के लिए कहा जाता है तो कौन सा वर्ड लगता है? WERE, वर। इफ यू वर प्राइम मिनिस्टर, यदि तुम प्रधानमंत्री होते, निबंध लिखो 250 शब्द। तो वर वाली सिचुएशन फिजिक्स में भी आती है, केमिस्ट्री में वैसे क्वेश्चन बनते हैं। इमेजिन करो ऐसा होता, H2O H2S होता, तो तुम क्या करते?
पी पाते हो उसको? तो इमेजिन करके सवालों के जवाब देना आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था पहला एग्जांपल। दूसरा, सेकंड, जो तुम्हें एक इमेज दी थी मैंने, ल्यूमिनस फ्लक्स यानी लाइट्स की किरणें, तुम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो यहां पर। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, हर किताब में होता है, हर टीचर करवाता है, तो मैं भी एक्सेप्शन नहीं हूं, मैं भी करवा रहा हूं। देयर इज ए क्यूबिकल सरफेस, क्लोज सरफेस, इसके सेंटर पर चार्ज रखा है क्यू, क्यू की साइड तुमको दी हुई ए। गॉस लॉ लगाकर तुम्हें बताना है नेट फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम दिस क्यूब। गॉस लॉ लगा के तुम्हें बताना है इसके एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स के लिए तुम लिख सकते हो Q अपॉन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये जो छोटा a है वो तो किसी काम नहीं आया। कई बार ऐसा होता है न्यूमेरिकल में डेटा तो दिया होता है, हमारे काम नहीं आता, हम बोलते डमी डेटा है, तो a इज डमी डेटा, हमारे किसी काम का नहीं। बोर्ड में पिछले 3-4 साल में जो क्वेश्चन में इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है वो ये, तुमसे कहते हैं ये जो a है इसको हमने कर दिया 2a, यानी Q की साइड को डबल कर दिया। Will it make any difference? Now how the flux get changed? तो जवाब है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सवाल को बदल के फिर पूछा, तुमसे कहा शो दैट, ये शो करो कि अगर सरफेस का साइज बड़ा हो या छोटा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कई तरह से सवाल पूछा जाता है। अब वन फेस की बात करें, इसमें 6 फेसेस हैं। तुमने इमेजिन किया यहाँ बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है और बल्ब से रोशनी चारों तरफ फैल रही है। तो एक फेस के हिस्से में कितनी रोशनी आएगी अगर टोटल रोशनी इतनी है? क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा एग्जांपल। अगर आपकी बार चार्ट जो है कॉर्नर पर है, सेंटर पर नहीं है, तो फिर से तुमको पता करना है फाई नेट एंड फाई वन फेस। अगर तुम पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो, प्रीजुडाइज, पहले से चीजों को मान लिया या पहले सीख लिया, उसी को सीधे अप्लाई कर दिया, तो तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि ये सरफेस इस चार्ज Q से होकर कैसे जा रही है। अभी तो आप बताया रूल हमने। तो गॉसियन सरफेस डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज को कट नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं हम इसको गॉसियन सरफेस लेंगे ही नहीं। तो आप इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति की मदद लेते हैं। बहुत सारी शक्तियां जिनकी तुम मदद ले सकते हो, कल्पना शक्ति भी एक शक्ति है, पावर। हमने इमेजिन किया इसके बगल में ऐसा एक और क्यूब पड़ा है, जिन दोनों का कॉमन कॉर्नर ये है। इस क्यूब के ऊपर एक और क्यूब पड़ा है, उसका भी एक कॉमन कॉर्नर ये है, और बगल वाले क्यूब के ऊपर भी एक क्यूब पड़ा है। तो 4 क्यूब तो आगे फ्रंट प्लेन में, ऐसे ही 4 क्यूब है बैक प्लेन में, पीछे वाले प्लेन में। कुल मिलाकर 8 क्यूब हैं जिनका कॉमन कॉर्नर ये है, जो सेंटर पर आ जाएगा। उन 8 क्यूब को मिलाकर उसकी बाउंड्री पेरीफेरी लें, वो बड़ा क्यूब जो है उसको हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, इसको नहीं ले रहे। तो गॉसियन सरफेस हो गया वो 8 क्यूब की बाउंड्री का, बाउंड्री से बनने वाला बड़ा क्यूब, वो गॉसियन सरफेस। उसके सेंटर पर ये पड़ा है, यहाँ बल्ब जल रहा है, हर क्यूब से बराबर रोशनी जाएगी। कुल मिलाकर 8 क्यूब है, तो इस क्यूब के हिस्से में Q/8 एप्सिलॉन।
फिर वन फेस का मामला है, कूद कर कुछ बच्चे नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि 6 फेस है तो डिवाइडेड बाय 6, 8 6 जा 48, तो Q बाय 48 एप्सिलॉन 0। पर हमें साथ साथ में ध्यान रखना है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, जो लाइंस परपेंडिकुलर जाती हैं वो फ्लक्स बनाती हैं, जो परपेंडिकुलर नहीं जा रही है वो फ्लक्स नहीं बनाएंगी। अगर चार्ज यहाँ रखा है तो ये वाला जो फेस है, लाइंस इसके पैरेलल जाएंगी और इस फेस के भी पैरेलल जाएंगे और जो पीछे वाला उसके भी पैरेलल जाएंगे। यानी चार्ज अगर इस कॉर्नर पर है तो इस फेस के तो पैरेलल, इस फेस के भी और इस फेस के भी पैरेलल जाएंगे। तो 3 फेस तो रेस से बाहर, यानी घर में मिठाई आई, 6 परिवार में 6 लोग हैं, मिठाई बराबर बराबर बंटनी थी सब में, पर 3 लोग को डायबिटीज है, तो अब जो मिठाई बंटनी है सिर्फ 3 लोगों में बंटनी है। यहाँ जो फ्लक्स डिवाइड होना है, इसका फर्दर डिवीजन वो सिर्फ 3 फेसेस में होना है। तो 8 3 जा 24, तो कितना आ गया Q अपॉन 24 एप्सिलॉन 0। तुम सीधे सीधे रिलेट कर सकते हो, बल्ब जल रहा है, रोशनी निकल रही है, कितनी रोशनी निकलेगी वो फ्लक्स हो। ऐसे कोई भी और सिचुएशन तुमको दी हो, चार्ज यहाँ है, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, तुम सीधे बल्ब वाला कंसेप्ट लगा सकते हो। अब की बारी एक स्क्वायर शेप की प्लेट है जिसको तिरछा पकड़ा हुआ है, इसलिए पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है स्क्वायर, जिसकी साइड है 2 मीटर। इसके सेंटर से 1 मीटर नीचे यहां एक चार्ज पड़ा है Q। एक तो होता है फ्लक्स क्रॉसिंग, दोबारा से समझना, एक फ्लक्स क्रॉसिंग, फ्लक्स जो पार करके जा रहा है, और एक होता है फ्लक्स एसोसिएटेड। अगर ये एनक्लोजर है तो फ्लक्स एसोसिएटेड होता है, और अगर ये एनक्लोजर नहीं है तो फ्लक्स क्रॉसिंग। चार्ज यहां पड़ा है, चार्ज से लाइंस निकलेंगी, तुम्हें बताना है कितनी लाइंस इस स्क्वायर शीट को नॉर्मली पार करके जा रही है, यानी फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस स्क्वायर शीट। तो फिर हम इमेजिनेशन की मदद लेते हैं, कल्पना शक्ति। तुम इमेजिन करो, ये जो स्क्वायर शीट है ये इस क्यूब की छत है। तो अगर ये इस क्यूब की छत है जिसकी साइड 2 मीटर है, तो डेफिनेटली इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस होगी 1 मीटर। तो सिचुएशन इज सेम। अगर यहां बल्ब जल रहा है, तुम इसको क्यूब की छत मान के क्यूब की बाकी दीवारें और फर्श वो सब इमेजिन कर लो, तो इस छत में से निकलकर जाने वाली रोशनी कितनी होगी? तुम डायरेक्टली इसको ऐसे कैलकुलेट करते हो। तो अभी रिसेंटली बोर्ड में इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दिया, अभी आया था 2018 में। तुमसे बोला, अच्छा 2018 में नया नहीं आया था, उससे पहले अभी फिर आया था 2016 में, फिर 18 में वापस आ गया। रिपीट होते हैं बोर्ड में क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट में रिपीट होते हैं। वेरीफाई करने का तरीका क्या है? सीधे देख लो पुराने पेपर। 2018 के पेपर को अननोन मान के 15, 16, 17 का पेपर देखो। ऐसे तुम्हारा पेपर अभी अननोन है तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आने ही आने हैं, डेफिनेट है। कोई कहता है तुमसे नहीं आते पिछले साल के, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, देख लो तुम आते कि नहीं आते, उसी के हिसाब से तुम भरोसा करो। तो यहां पर तुमसे सवाल में पूछा गया कि इस डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया और इस स्क्वायर की साइड को भी डबल कर दिया, व्हाट विल बी द चेंज? नो चेंज। इसको दुगना कर रहे हो, उसको भी डबल कर रहे हो, तो वापस वो तो बड़े क्यूब के सेंटर पर पहुंच गया, क्यूब है 6 एप्सिलॉन। अब इसके बाद हमें गॉस लॉ की एप्लीकेशंस पे जाना है। ये कुछ एग्जांपल हुए। एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशन तुम्हारे सिलेबस में है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और
एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर जिसको बोलेंगे शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, उसकी वजह से उसके बाहर और उसके अंदर सिचुएटेड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। उसके साथ ये आर्टिकल भी खत्म हो जाएगा, फिर हम जाएंगे डाइलेक्ट्रिक्स और कैपेसिटेंस। तो नेक्स्ट मंडे को पढ़ते हैं। थैंक यू।